सो हेलो एवरीवन। तो मैच बाद में देख लेना, पहले मैटर पढ़ लो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री भी। ठीक है, तो ज्योग्राफी तो हम लोग का चल ही रहा है मॉर्निंग के टाइम पे, और अब हम इवनिंग के टाइम पे अपना केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था 2-2 लेक्चर्स हमें करने हैं दिन में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री से। ही क्यों स्टार्ट किया है, बिकॉज पिछले वाले एफआरबी में केमिस्ट्री और फिजिक्स हुआ नहीं था, तो काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री करवाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री करवाइए। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और जो पहला चैप्टर हमारा रहेगा दैट वुड बी मैटर, जिसको हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, ये है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए माइंड मैप, और ये है हमारे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए। तो यहाँ से मैं पढ़ाने वाला हूँ। जो हिंदी मीडियम के छात्र छात्राएँ हैं वो क्या करेंगे, वो दूसरे मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में, जहाँ पे भी है दूसरी डिवाइस में उसको ओपन करके रखेंगे और चीज़ें साथ साथ समझते चलेंगे। ठीक है, समझना है आपको। बाकी तो आपके पास माइंड मैप तो दोनों ही है, और परमार SSC जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर अपलोड भी दोनों ही हो जाते हैं आपके, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड PDF जो MCQs की PDF है जो लिटिल बॉय की है, वो भी अभी अपलोड हो रही है, और आज फाइनल होगी मैटर वाली। इसके आगे अब नहीं हो पाएगी, बिकॉज आई होप अब जिन लोगों को लेनी होगी, चाहिए होगी, उन सभी लोगों को डिलीवर हो गई होगी लिटिल बॉय। ठीक है, एंड साथ ही साथ आप स्कोर भी अपना कमेंट में बताएंगे, लेवल 1 का अलग एंड लेवल 2 का अलग। तो स्टार्ट करते हैं मैटर, पदार्थ। ठीक है, मैटर की सबसे पहले स्टेट्स पढ़ेंगे। तो देर आर मेनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। देर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर टोटल, इन टोटल, बट देर आर मेनली 3: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनको हम ये डिफरेंट पैरामीटर्स है जिसमें इनको हम कैटेगराइज करेंगे, फिर जिन पैरामीटर्स में हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो स्पेस की अगर बात करें तो सॉलिड में जो इनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच की जो स्पेस होती है वो सबसे कम होती है अगर हम सॉलिड की बात करें। लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होगी, और गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। इनके बीच की लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे हाईएस्ट होगा सॉलिड में, सबसे लीस्ट होगा गैसेस में, और मीडियम लेवल पे होगा लिक्विड में। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो वो आपस में मूव बहुत धीरे धीरे कर पाएंगे, उनके बीच का मूवमेंट बहुत लो होगा। मूवमेंट लो होगा तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा कम होगी। पदार्थ की 3 जो अवस्थाएं होती हैं उसमें से सॉलिड जो है उसमें पार्टिकल मूवमेंट कम होने की वजह से गतिज ऊर्जा कम होगी। सिंपल। ठीक है, आई थिंक ये इतना बड़ा ऑब्वियस है, इसमें और ज़्यादा डीप में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बड़ा आसान सा है वो। अब आते हैं 4th स्टेट ऑफ मैटर पे, यानी कि ये तो 3 है। अब इन्हीं से ही, या फिर जो हमारी 3rd स्टेट ऑफ मैटर है, पदार्थ की तीसरी अवस्था है, इसी से ही हम बाकी के 2 भी बनाएंगे। 4th स्टेट ऑफ मैटर कैसे बनती है, अगर इस गैस को बहुत ज़्यादा हीट कर दें, गर्म कर दें, तो ये जो गैस होती है वो आयनाइज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, ये सब आपस में फ्री होना स्टार्ट हो जाते हैं। फ्री होने की वजह से ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। प्लाज्मा इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट ग्लोज, ये ग्लो करता है। ध्यान रखना, जो गैस होता है, SSC में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि सबसे ज़्यादा बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी कौन सा स्टेट ऑफ मैटर एग्जिबिट करता है। तो हाईएस्ट बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी, कौन बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी दिखाता है ये, क्योंकि है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एक रूम है, ठीक है, वहाँ पर आप रूम फ्रेशनर डालो, परफ्यूम डालो, अगरबत्ती जलाओ, तो आप वो पूरे धीरे 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 पूरे रूम में वो हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो गैसेज हैं, देखो डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होता है। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में इनका जो मूवमेंट होता है उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। अब तीनों में होता है, जैसे आपने स्कूल में देखा होगा ब्लैक बोर्ड में, है ना, सफ़ेद हो जाता था, वो काला होने के बावजूद भी धीरे धीरे, क्यों? क्योंकि सॉलिड जो चौक के पार्टिकल्स होते थे धीरे धीरे पूरे सॉलिड सरफेस, पूरे ब्लैक बोर्ड में वो डिफ्यूज़ होने लगते थे। बट गैस का डिफ्यूजन सबसे जल्दी होता है। आप रूम फ्रेशनर डालो तुरंत रूम में आपका वो बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। तो 4th स्टेट ऑफ मैटर समझिए, गैस को हीट कर रहे थे। अब इसी गैस को अगर मैं कूल डाउन कर दूं, एंड दैट टू टिल एन एक्सटेंट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। नाउ व्हाट इज एन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? क्या होता है? 0 केल्विन। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए केल्विन से घटा देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं 273 को। ठीक है, तो वही सेम -273.15 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा। फ़ारेनहाइट आई थिंक आपको पता होगा सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे जाते हैं। सिंपल, फ़ारेनहाइट सेल्सियस 9/5 + 32। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, जिसमें कि अगर हम -42 रखेंगे, -40 रखेंगे तो -40 पे दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की। ध्यान रखना। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं 5th स्टेट ऑफ मैटर को। क्यों बोलते हैं ऐसा?
क्योंकि सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट रखा था वो सत्येंद्र नाथ बोस जी ने रखा था, तो उसके उनके नाम पे इसका नाम रखा गया। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट 1921 में रखा था, देन आइंस्टाइन ने 1924 में इस पर फर्दर काम किया, 1924 में। मतलब 1921 से स्टार्ट किया काम बोस जी ने, 1924 में इन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिस पे फर्दर 1925 में ये आइंस्टाइन ने बताया कि हाँ, ये इस तरह का फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट कर सकता है अगर हम किसी गैस को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, यानी इस टेम्परेचर पे कूल डाउन कर दें, ठीक है। लेकिन उस समय क्या था, लेबोरेटरी में ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अचीव कर पाना वॉज इम्पॉसिबल। तो उसके बाद 1995 में एरिक कॉर्नेल और कार्ल वी मैन ने क्या किया, सबसे पहले कंडेंसेट बनाए किसी गैस के, और उस गैस का नाम था रुबीडियम। 1995 में वॉल्फगैंग केटर ने सोडियम एटम्स का बोसॉन बनाया, और जिसकी वजह से इन तीनों लोगों को 2001 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक ना, ये तो चर्चा हो गई मैटर की। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं कि मैटर कौन सा प्योर होता है और कौन सा इम्प्योर होता है। ठीक है, तो प्योर सब दो तरह के आपके मैटर हो सकते हैं, तो प्योर सब्सटेंस जिनको बोलते हैं, और दूसरे होते हैं इम्प्योर, जिनको कि हम मिक्सचर भी बोल देते हैं। ठीक है, बट बिफोर दैट चेंज इन मैटर हमें सबसे पहले आई थिंक पढ़ना चाहिए कि मैटर चेंज कैसे होता है, सॉलिड से लिक्विड से गैस। तो सॉलिड से जो लिक्विड होता है उसको हम मेल्टिंग बोल सकते हैं सीधा सीधा, लेकिन मेल्टिंग वर्ड ना यूज़ करके हम फ्यूजन का वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि मेल्टिंग तो भाई बड़ी आम भाषा में शब्द यूज़ करते हैं, टेक्निकल टर्म्स में फ्यूजन बोलते हैं ना। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? तो लेटेंट हीट का मतलब होता है छिपी हुई हीट, छिपी हुई ऊष्मा, लेटेंट छिपा हुआ है। तो छिपा हुआ वो हीट होता है जो फेस चेंज करता है। अब जैसे कि मैं गर्म कर रहा हूँ, बर्फ़ है, ठीक है, उसको गर्म कर रहा हूँ, पिघल नहीं रही है, ठीक है, बस उसका धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे उसका फेस चेंज होगा तो वो एक्स्ट्रा जो हीट है जो उसमें स्टोर हुई, जो एक्स्ट्रा हीट जो स्टोर हुई जहाँ से उसका फेस चेंज हुआ, दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरह हर चीज़ में लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, जहाँ से वो गैस में लिक्विड में चेंज हुई। तो फ्यूजन है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड को सिंपल सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस में चला जाए तो उसको सब्लिमेशन या ऊर्ध्वापतन बोलते हैं, और अगर गैस से सीधा सॉलिड चला जाए तो उसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। अब सॉलिड टू गैस होता है, जैसे कि नैप्थलीन बॉल्स आपने घर में देखी होंगी कि किस तरह से, ऐसा तो है नहीं कि नैप्थलीन बॉल्स पहले पानी बनेंगे, लिक्विड बनेंगी और उसके बाद गैस, नहीं, सीधा वो गैस में जाती हैं। ठीक है, कैम्फर कपूर हो गया। लिक्विड से गैस में अगर हमें जाना हो तो वेपराइजेशन होता है, वेपर्स इवेपोरेशन, और कंडेंसेशन होता है गैस टू लिक्विड, है ना। ज्योग्राफी में भी हम पढ़ेंगे, अब आएगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, जो ओस पड़ती है, ओस शबनम जिसको बोलते हैं, ड्यू इंग्लिश में बोलते हैं, फॉग, मिस्ट, ये जितना भी होता है, कोहरा, कुहासा, ये सब फ्रॉस्ट, ये सब फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन हैं। कैसे हैं वो ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे, बट गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना इज़ अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन ना। अभी जो मैं वेपराइजेशन बताया तो लिखा तो होना चाहिए यहाँ पर, नहीं लिखा है क्या? कोई बात नहीं, यहीं पे आपको बताता हूँ। वैसे ज्योग्राफी में भी हम पढ़ेंगे इस चीज़ को, ज्योग्राफी में ही तो देखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जहाँ पे रेट ऑफ एवापोरेशन हाई होगा। फैट मैन में जो लोग पढ़े होंगे तो उनको मिला होगा, इसी चैप्टर में मिला होगा, और ज्योग्राफी में भी है, दोनों जगह है वहाँ पर। तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी तो वहाँ पर देखेंगे, अगर समझ सकते हैं तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। वैसे तो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, दैट इज़ कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दें, तापमान कर दें, तो हाई रेट ऑफ एवापोरेशन होगा। अगर सरफेस एरिया बढ़ा दें तो हाई रेट ऑफ एवापोरेशन, हवा की स्पीड बढ़ा दें तो हाई रेट ऑफ एवापोरेशन होगा। क्यों? क्योंकि अब मैं उसके डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बस ये समझ लो, हाई रेट ऑफ विंड है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन तब धीमा होता है जब हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, उस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। बाकी हर केस में बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ाने से बढ़ता है, विंड की स्पीड बढ़ाने से बढ़ता है। ठीक, अब मैटर जैसे रहता है दो तरह का हो सकता है, या तो प्योर हो सकता है या इम्प्योर हो सकता है। तो प्योर वो होता है जो कि एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो और जिसका कॉम्पोजिशन बड़ा यूनिफॉर्म तरीके से हो। एग्जाम्पल के तौर पे शुगर क्रिस्टल हो गए, नमक के क्रिस्टल हो गए, आयरन पीसेस हो गए। ठीक है, फिर मिक्सचर क्या चीज़ होती है? मिक्सचर वो चीज़ होती है जो एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल से बना हो। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे कि मैं लिख दूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ ऑक्सीजन, मैं लिख दूँ पानी। अब इसमें कौन सा प्योर होगा और कौन सा इम्प्योर होगा? तो आप बोलोगे सर ये प्योर होगा ये इम्प्योर, नहीं, दोनों प्योर हैं। दोनों प्योर क्यों हैं? क्योंकि पानी में सिर्फ H2O का ही मॉलिक्यूल मिलेगा आपको, ऑक्सीजन में O2 का ही मॉलिक्यूल मिलेगा। समझ रहे हैं आप? लेकिन इनमें फिर अंतर क्या हुआ? अंतर बस इतना है कि ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट कंपाउंड यहाँ सब लिखा हुआ है भैया, देख लेना यहाँ पे आगे, ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, एलिमेंट और कंपाउंड तत्व और
ये सब, ठीक है। तो एलिमेंट होता है जो एक तरह के एटम्स से बना हो, ऑक्सीजन के अलावा किसी और का एटम है नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम है, दोनों मिलके पानी का H2O का मॉलिक्यूल बना दिए। तो फिर मिक्सचर क्या होता है? ये तो हमें समझ गया प्योर सब्सटेंस है। ये तो मिक्सचर क्या है फिर? मिक्सचर है जिसमें एक से ज़्यादा तरह के मॉलिक्यूल्स मिले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दूध है, मिल्क है। अब मिल्क में तुमको पानी का मॉलिक्यूल मिलेगा, तुम्हें फैट के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, तुम्हें शुगर के भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, तुम्हें प्रोटीन के भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। प्रोटीन आपका कौन सा होता है? दूध में कैसीन प्रोटीन होता है ना। और शुगर कौन सी होती है? लैक्टोज। तो ये सबके मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो भाई देखने में तो लग सकता है कि दूध यार ठीक है, ऐसा तो बड़ा सा, ये तो प्योर है भैया। चाहे तुम प्योर, हाँ ठीक है, हम समझते हैं तुम्हारी भावनाओं को कि तुम एकदम खुद दूध के लाए हो, ठीक है, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मिल्क इज़ नॉट प्योर, मिल्क इज़ अ मिक्सचर, ठीक है। जो चीज़ प्योर नहीं होती उसको मिक्सचर बोलते। तो एलिमेंट कंपाउंड समझ आई बात, ठीक है, कि जिसको हम ब्रेक ना कर सके सिंपल सब्सटेंस में, और कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं। ये एक ही तरह के आइटम से बना है, ये मल्टीपल तरह के आइटम से बना है। नाउ अब जो मिक्सचर है, जो मैंने आपको बताया मिक्सचर क्या चीज़ है? जो एक से ज़्यादा तरह के मॉलिक्यूल से बना हो। अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पता है? सॉल्यूशन बोलते हैं एक को, और एक को बोलते हैं सस्पेंशन। या तो तुम ऐसे याद रखो, अगर सॉल्यूशन सस्पेंशन नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे याद रखो कि जो मिक्सचर है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए। एक है होमोजीनस, होमोजीनस का मतलब है सजातीय, और एक है हीट्रोजेनस यानी विजातीय। सजातीय और विजातीय, होमो और हीट्रो। होमो का मतलब है एक तरह के, हीट्रो मतलब अलग अलग तरह के हैं, बिल्कुल। तो एक्चुअल में होमोजीनस को बोलते हैं सॉल्यूशन। तो चलो पढ़ते हैं सॉल्यूशन के बारे में क्या लिखा हुआ है। सॉल्यूशन जो होते हैं ये दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के, एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जिसको डाला जाता है, सॉल्वेंट जिसमें डाला जाता है। चीनी को डाला मैंने पानी में, चीनी कम मात्रा में है, सॉल्यूट। पानी ज़्यादा मात्रा में है, सॉल्वेंट। जिसमें डाला जा रहा है, जिसको डाला जा रहा है। पार्टिकल साइज छोटा होता है 1 नैनोमीटर से। देखने में समझ नहीं आएगा कि कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, क्योंकि बहुत छोटा होता है। 1 नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁻⁹ मीटर, उससे भी छोटा है। ये जो होते हैं सैचुरेटेड, मतलब जो सॉल्यूशन होता है भाई, ये जो होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। अब मैंने पानी में चीनी डाल दिया, ठीक है। मैंने 2 चम्मच 3 चम्मच, क्या मैं डालता ही रहूँगा? मैं एक बोरा भर के लाऊंगा, चीनी डाल दूंगा। ये कोई बात है? सेंस बनता है कोई इस बात का? नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई लिमिट है, कोई कैपेसिटी है, कोई क्षमता है उस शुगर को लेने की। तो अगर वो क्षमता एकदम पीक में पहुंच जाए कि अब वो सॉल्वेंट इससे ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व कर ही नहीं सकता है, ऐसे सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। जो अब इससे ज़्यादा सॉल्यूट को नहा ले पाए उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, संतृप्त हो गया है। कंसंट्रेटेड का मतलब ये होता है, ये रिलेटिव टर्म है। 2 ग्लास हैं, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ पानी है। एक में 2 चम्मच चीनी है और एक में 4 चम्मच चीनी। जिसमें 4 चम्मच चीनी है वो कंसंट्रेटेड होगा, डाइल्यूट वो होगा जिसमें 2 चम्मच चीनी है। कंसंट्रेशन निकालते कैसे सॉल्यूट का? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नीचे रखो और नीचे सोल्यूशन का अमाउंट रखो। सोल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो दोनों का रखना, ध्यान रखना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बाई मास निकालोगे, मास परसेंटेज, तो मास रखोगे। वॉल्यूम बाई परसेंटेज निकालोगे तो वॉल्यूम रखोगे, दोनों के। सिंपल। किसके? सॉल्यूट के, और सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन, ठीक। अब ये अलग अलग तरह के सॉल्यूशन पाए जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन मैं कुछ यहाँ पर बताना चाहूँगा। जैसे कि एक सॉल्यूशन होता है आयोडीन इन अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, या फिर कभी कभी वाटर ले लेते हैं, लेकिन आयोडीन इन अल्कोहल, इसको बोलते हैं हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन। क्या बोलते हैं? टिंक्चर ऑफ आयोडीन। और ये जो होता है एज एन एंटीसेप्टिक के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अलग अलग तरह के हो सकते हैं। लिक्विड को गैस में डाल देते हैं, ठीक है, जैसे कि एरेटेड जो हमारा कार्बोनेटेड वाटर होता है जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, तो उसमें ये होता है सॉल्यूट, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है सॉल्यूट होती है, और पानी सॉल्वेंट होता है, जो हमारा वो सोडा वाटर होता है उसकी बात करूँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह में। सॉलिड सोल्यूशन भी होता है, सॉलिड सोल्यूशन भी होते हैं। जो एलॉयज होते हैं मिश्र धातु, जैसे कि हमें पता है कि ब्रास जो होता है, ये सब मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ेंगे अलग अलग तरह के। कॉपर और जिंक से बना होता है। ब्रॉन्ज जो होता है
वो कॉपर और टिन का बना होता है। सोल्डर जो होता है वो लेड और टिन का बना होता है। तो भाई दो सॉलिड ठोस चीज़ों को मिलाने से भी सोल्यूशन बनता है। जो चीज़ कम मात्रा में होगी वो सोल्यूट, जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में होगी वो सॉल्वेंट बन जाएगा। सिंपल, ठीक। सोल्यूशन समझ में आ गया अभी आपको, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, सॉलिड के टाइप्स हैं, एक बार देख लीजिएगा, उसे फैट में लिटिल बॉय में भी लिखा हुआ है। बस ये वाला मेन पॉइंट है, क्वेश्चन इस पर पूछ चुका है। ये आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं या एनिसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब है आप किसी भी डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी जांचोगे वो सेम ही, सिमिलर ही आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, हर डायरेक्शन में सेम, ठीक है। इनका हर डायरेक्शन में सेम नहीं होता है, इरेगुलर शेप होता है और इनका डेफिनेट शेप होता है। ये चीज़ आपको, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है। दो चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। ये हमने फेस चेंज देख लिया है। अब आते हैं सस्पेंशन पे, ठीक है। तो मिक्सचर एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं। होमोजीनियस पढ़ चुके हैं, जिनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट, और हिट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता है, ठीक है। जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम फिजिकल प्रोसेस। इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये जैसे कि सोडा वाटर आप मान लो, या फिर आप जो लाइम वाटर मान लो, कि भाई आपने वो जो लेमनेड बनाया, नींबू, ठीक है, नींबू, पानी, चीनी, नमक वमक डाल के मिलाया। अब मैं बोलूँ इससे नींबू अलग कर दो, पानी अलग कर दो, नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि सब मिल चुके हैं। और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बनता है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि जो पहला घूंट चढ़ाओगे वो आखिरी घूंट चढ़ाओगे सेम टेस्ट आएगा आपको, अगर ढंग से मिलाए होगे तो, ठीक। तो होमोजीनियस मिक्सचर है। हीट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं हीट्रोजीनियस में एग्जाम्पल लूँ तो आप ऐसे समझ लो कि आपकी जो चीनी है वो ढंग से मिली नहीं, आपने ढंग से मिलाए नहीं है, तो साफ साफ हमें शुगर के क्रिस्टल्स उसमें दिख रहे हैं पड़े हुए, ठीक है, साफ साफ दिख रहे हैं। यानी शुगर क्रिस्टल बहुत बड़ा होगा साइज़ में, वो साफ साफ दिखेगा। तो पहला घूंट और आखिरी घूंट सेम नहीं होगा आपका, सिंपल सी बात है, ठीक है। या फिर अगर आप एग्जाम्पल है सैंड वाटर का, पानी में आपने मिट्टी डाल दी, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। आप नेकेड आई से देख सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं, ये पानी है, ये रेत है, ये पानी है, रेत है, आप सिंपल देख सकते हैं, ठीक है। इनको हम अलग कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से। आप छन्नी लगाओ, रेत अलग हो जाएगी, ठीक है, मिट्टी अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। तो फिजिकली आपने इनको अलग कर लिया, लेकिन इनको फिजिकली अलग करना काफ़ी मुश्किल है। तो फिर कैसे अलग होते हैं ये अभी हम पढ़ेंगे। डिफरेंट तरह के जो सेपरेशन प्रोसेस होते हैं उनमें द मिक्सचर इज इन सिंगल फेज, यानी शुरू से लेके ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक ही तरह का दिखेगा, एक ही तरह का टेस्ट आएगा, सब कुछ। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट फेज होते हैं और अलग अलग हमें लेयर्स देखने को मिलती हैं। क्लियर है। यहाँ पे पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा था, 1 नैनोमीटर से छोटा था पार्टिकल का साइज। हीट्रोजेनस में 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हीट्रोजेनस पे आ जाते हैं। जिस तरह होमोजेनस वाले को सोल्यूशन बोलते हैं, इसको सस्पेंशन बोलते हैं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, वो घुलते नहीं हैं, वो ऐसे पड़े रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, इसलिए, ठीक है। और पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और इनको हम सस्पेंशन बोलते हैं, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं ये टिंडल इफेक्ट क्या चीज़ होती है। लेकिन उससे पहले ये कोलाइडल सोल्यूशन क्या होते हैं। कोलाइडल होते हैं बीच। और एक चीज़ और यहाँ पर नोट करेंगे, एंड दैट इज़ कि जो होमोजीनियस होते हैं ये आपके स्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इनको रखा हुआ छोड़ देंगे तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा सल्यूट। भाई रेत को पानी घोल दो, थोड़ी देर रुक जाओ, धीरे धीरे रेती सेटल डाउन कर जाएगी। यहाँ पर क्या ही सेटल डाउन करेगा नीचे। आपने ढंग से अगर मिला दिया, मान लो नींबू पानी है, नींबू और पानी ढंग से मिला दिया, नींबू सेटल डाउन कर जाएगा क्या नीचे? कुछ नहीं, मिल गया पूरा ढंग से, ठीक है। तो कुछ सेटल डाउन नहीं करता, इसलिए स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ध्यान रखना। अब आते हैं कोलाइडल क्या होता है। कोलाइडल होता है बीच का मतलब होता है कि इसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से तो बड़ा होता है, लेकिन 1000 नैनोमीटर से छोटा होता है। इसको बोलते हैं कोलाइडल विलयन, कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। अब इसमें होता क्या ना, इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की जगह डिस्पर्स्ड फेज होता है और सॉल्वेंट की जगह डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। सोल्यूट की जगह ये ले लेता है, सॉल्वेंट की जगह ये ले लेता है। तो ये आपको एक बार पूरा चार्ट देख लेना अच्छे से कि जब सोल्यूट लिक्विड हो, सॉल्वेंट गैस हो, तो उसको एरोसोल बोलते हैं। और उसका उदाहरण क्या है, जब सोल्यूट डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस हो। यानी डिस्पर्स्ड फेज का मतलब है जिस चीज़ को डाला गया है, डिस्पर्सिंग मीडियम जिस चीज़ में डाला गया है अगर है तो एरोसोल। यानी कि अगर गैस डिस्पर्सिंग मीडियम है तो दोनों केस में जो कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा दैट वुड बी एरोसोल इन नेचर, ठीक। क्लियर थी चीज़। और अगर डिस्पर्स्ड फेज
अगर डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड होगा तो उस केस में सॉल ही बनेगा। तो एटलीस्ट 4 तो आप याद रख सकते हो ना। अगर डिस्पर्सिंग मीडियम अगर गैस हुआ तो टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन वुड बी एरोसोल, लेकिन अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हुआ तो चाहे कुछ भी कर लो सॉल तो तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर हो गया तो चीज़, तो एटलीस्ट 4 आप इस तरह से याद कर सकते हो, और बाकी ये भी आपको बाकी भी याद करना है और उसके एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं। अब होता क्या है कि इस कोलाइडल सोल्यूशन में हमने ये चीज़ देखने को मिली कि भाई जैसे दूध है तो दूध इज अ कोलाइडल सोल्यूशन। मैं आपको एग्जाम्पल अगर इसके कोट करूँ तो एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका मिल्क, एग्जाम्पल में आ जाएगा स्टार्च, ठीक, ये स्टार सोल्यूशन, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये कोलाइडल है। मतलब ये देखने में अब तुमको लगेगा यार मिल्क सर, मिल्क तो अब मिल्क तो बड़ा यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहता है, ऊपर से पहला टेस्ट और आखिरी टेस्ट सिमिलर रहता है, कुछ ऐसा अलग सा दिखता भी नहीं है। तो ये सर ना होमोजेनस टाइप होगा, नहीं ये हीट्रोजेनस टाइप है। ये तो कैच है यहाँ पर, दे अपीयर टू बी होमोजेनस बट एक्चुअली आर हीट्रोजेनस, विजातीय होते हैं। अब जो विजातीय होते हैं, जो हीट्रोजेनस नेचर के होते हैं वो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या चीज़ होती है, तो टिंडल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम लाइट को पास कर दें, यानी कि अगर जैसे ये सोल्यूशन है, अगर हम इसमें टॉर्च मारें, लाइट मारें, इसमें लाइट मारते हैं, तो अगर ये होमोजीनियस है तो क्या होगा, लाइट सीधे, एक सेकेंड, लाइट सीधे तुमको यहीं दिखेगी, यहाँ पर लाइट तुमको दिखेगी ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि पार्टिकल साइज इतना छोटा था, 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 कितना छोटा था, इतना छोटा था कि वो लाइट को स्कैटर कर ही नहीं पाया, वो फैला ही नहीं पाया। लेकिन जो जहाँ पार्टिकल साइज अगर बड़ा बड़ा मिल जाएगा तो ये लाइट को जाने नहीं देगा, बोलेगा कहाँ जा रही, इधर आ, जरा टकराओ हमसे, तो ये टकरा के इधर उधर फैल जाएगा। इस तरह से तुमको याद करना है कि अगर पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो जो लाइट है वो स्कैटर कर जाएगी। क्यों, क्योंकि पार्टिकल साइज उसको स्कैटर करवा देगा, तो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा। तो तुम मुझे बताओ किसमें कौन टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, हीट्रोजेनस दिखाएगा, यानी हीट्रोजेनस सस्पेंशन दिखाएगा, और कोलाइडल भी दिखाएगा। क्यों, क्योंकि कोलाइडल इज एक्चुअली हीट्रोजेनस, इट अपीयर्स होमोजेनस बट इट इज एक्चुअली हीट्रोजेनस। याद रहेगी ये चीज़। इसकी डिस्कवरी 1859 में, 1859 में 1859 में जॉन टिंडल ने करी थी। अब आ जाते हैं कि अगर हमें अलग करना हो, सेपरेट करना हो, ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंज अभी यहाँ पर नहीं देखेंगे, वो अगला टॉपिक होगा हमारा, ठीक है, अगले लेक्चर में देखेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज। अब आते हैं सेपरेशन में, अलग कैसे करना होता है हमें मिक्सचर को। तो सिंपल देखो, फिल्ट्रेशन का अगर हम टेक्निक यूज़ कर लेंगे, सिंपल, अगर सल्यूट साइज़ बहुत बड़ा होगा, जैसे अगर हम बात करें हीट्रोजेनस मिक्सचर के केस में, आराम से अलग हो जाएगा फिल्टर करके, छन्नी वन्नी लगा के, सिंपल हैंड पिकिंग का अलग अलग, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ये इधर है ये इधर। मान लो कि जैसे मम्मी लोग हमारी क्या करती हैं, जैसे दाल में कंकड़ वंकड़ होते हैं, चावल में, दाल में, तो ऐसे थाली में रखती हैं और बिनना शुरू कर देती हैं, हैंड पिकिंग बोलते हैं उसको। सिविंग, ये सब क्या होते हैं, बड़े मैनुअल तरीके होते हैं, कोई ऐसा कुछ केमिकल प्रोसेस इसमें नहीं हो रहा होता, क्योंकि ये यूजुअली जो हीट्रोजेनस काइंड ऑफ होते हैं मिक्सचर, उनके लिए बिगर पार्टिकल्स आराम से सेपरेट हो जाते हैं। अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होगी इवेपोरेशन से, ठीक। इवेपोरेशन वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ एक कॉम्पोनेंट या फिर मेनली जो सॉल्वेंट है वो पानी है, क्योंकि पानी बड़ी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और उसमें जो सल्यूट मिक्स्ड है, जो सॉलिड फॉर्म का है, वो बच जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करेंगे तो सॉल्ट फ्रॉम वाटर, पानी में नमक पड़ा हुआ है, पानी इवेपोरेट कर जाएगा, नमक बचेगा। या फिर मेन तो इंक है, वो तो सब ठीक है, नॉर्मल है, इंक। अगर हमें डाई को इंक से अलग करना है, आई अगेन रिपीट, टू सेपरेट कलर्ड कॉम्पोनेंट, व्हाट इज दिस कलर्ड कॉम्पोनेंट, इन अ कलर्ड कॉम्पोनेंट को बोलते हैं डाई। तो इंक में दो चीज़ें हैं, डाई कलर्ड कॉम्पोनेंट और पानी, पानी उड़ जाएगा, डाई बच जाएगी। अब अगर डाई जो होती है ना, डाई, ये डाई बनी होती है बहुत सारे अलग अलग रंगों से। अगर उसके अलग अलग रंगों में उसको निकालना हो, तोड़ना हो, अलग करना हो, तो क्रोमैटोग्राफी यूज़ करते हैं। याद कैसे रखोगे, क्रोमा, क्रोमा का मतलब कलर होता है, याद हो गया सर ये भी हमें, ठीक है। लेकिन कलर कंपोनेंट ऑफ डाई को अलग करने के तो है ही है, प्लस ड्रग्स को अगर अलग करना है ब्लड से, ब्लड से अगर हमें जो ड्रग्स वगैरह कुछ अगर हैं ब्लड में, अगर उनको अलग करना है तो भी क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन, अब सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे कि क्रीम निकालनी होती है, तो ऐसे नहीं मम्मी लोग इसे घुमाती खट 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 खट, तो किनारे किनारे जो है क्रीम जमा हो जाती है। तो अगर टू सेपरेट डेंस पार्टिकल फ्रॉम लाइट पार्टिकल अलग करना हो, जैसे कि टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ ब्लड।
सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ ब्लड, ब्लड क्यों? क्योंकि ब्लड से अगर प्लाज्मा जो लिक्विड कंपोनेंट है से सॉलिड कंपोनेंट जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट है अलग करना हो, यानी कि सॉलिड डेंस पार्टिकल को अलग करना लाइट पार्टिकल से, तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सेपरेटिंग फनल का यूज़ कब करते हैं? तो अगर दो इमिसिबल लिक्विड है, यानी दो ऐसे लिक्विड हैं जो आपस में घुल नहीं रहे हैं, एग्जाम्पल पानी और तेल, पानी तेल घुसते नहीं है, मिलते नहीं आपस में, तो क्या होता है? तो होता ये है कि जो हल्की डेंसिटी वाला है ऊपर तैरता रहेगा जैसे कि तेल, और पानी जो भारी डेंसिटी का वो नीचे रहेगा। यहाँ पे लगाओ तुम वो शटर को, मतलब जो भी लगाओ, मतलब नलका टाइप खोल दो उसको, पानी जाता रहेगा जाता रहेगा, जैसे ही तेल आए बंद कर दो इसको, पानी अलग तेल अलग। तो ये बड़ा आसान है इमिसिबल लिक्विड को अलग करना। बात आती है जब मिसिबल होते हैं तब। मिसिबल होते हैं तो क्या करते हैं? मिसिबल होते हैं तो ये देखते हैं कि वो दो मिसिबल हैं, मिसिबल वाले हैं, उनका बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 25 केल्विन से ज़्यादा है तो ठीक है। ठीक का मतलब क्या है? ठीक कहाँ है? तो 25 केल्विन से अगर ज़्यादा है तो हम यूज़ कर लेते हैं इसका, डिस्टिलेशन का। और अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन है 25 केल्विन तो यूज़ कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आणविक आसवन। इसको आसवन बोलते हैं, इसको आणविक आसवन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है सेपरेट अगर हमें करना है एसीटोन को वाटर से, तो क्या करते हैं? डिस्टिलेशन का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि एसीटोन वेपराइज हो जाएगा। हम एक फनल, एक इस तरह से ट्यूब लगाएंगे जैसे कि दोनों मिले हुए हैं, हीट करेंगे क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो एक तुरंत ही इवेपोरेट हो जाएगा, इसको यहाँ से निकाल लेंगे, पानी अलग एसीटोन अलग। लेकिन सोचो अगर दोनों को हीट करें दोनों वेपराइज हो जाएं, क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है ना, तो दोनों ही वेपराइज, तो भैया बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ पर फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ कर लेते हैं। लिखा नहीं है क्या? नहीं लिखा, चलो कोई नहीं। तो 25 केल्विन से अगर कम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ध्यान ये रखना है, एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल में आ जाएगा कॉम्पोनेंट ऑफ एयर। अगर हमें एयर के कॉम्पोनेंट को अलग करना है तो एयर इज़ आ होमोजीनियस मिक्सचर, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और आखिरी हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब है सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्जन। तो अगर ऐसा मिक्सचर हो जहाँ एक कॉम्पोनेंट एक ऐसा सॉलिड हो जो डायरेक्ट गैस में जाने की क्षमता रखता हो, तो उसमें सब्लिमेशन यूज़ कर देंगे। एग्जाम्पल हमारी कैम्फर कपूर हो गया, नैप्थलीन बॉल्स हो गई, अमोनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो ये अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नैप्थलीन, अगर ये सब हैं आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर ये हैं तो वहाँ पर हम सब्लिमेशन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लेक्चर ख़त्म हो गया। ठीक है, ये फिजिकल केमिकल चेंज अगले लेक्चर का टॉपिक है हमारे। तो अब क्या करना है? मैच देखना है सर, हैं? लिटिल बॉय से क्वेश्चन लगाना है लेवल 1 और लेवल 2 के। लेवल 1 लेवल 2 टेलीग्राम पे अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, तो चले जाना वहाँ पर, ये पूरी सब इंग्लिश की, हिंदी की, लिटिल बॉय की पीडीएफ सब अभी आपको मिल जाएगी। अभी तक मिल रही 1-2 दिन तक, जब तक आपके पास बुक नहीं पहुंच रही। तो वहाँ प्रैक्टिस करें और कमेंट में आके ज़रूर बताएं लेवल 1 लेवल 2। आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना, मुझे नहीं पता कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना कर रहा है, वो आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको जिम्मेदारी बनती है। मैच वैच देख लेना, ऐसे कोई लोड लेने पर ये मत सोचना सर ने मैच देखने के लिए मना किया था, ऐसा नहीं है, देख लेना। ठीक है, लेकिन देखने के बाद या फिर कल सुबह जल्दी उठ के वो अपना लेवल 1 और लेवल 2 वाला कंप्लीट कर लेना। ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों। ठीक है, और फिर यहाँ पर बस मैं ये बोल रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी खुद को प्रूव करने के लिए कमेंट में डेली बेसिस पे लिखते रहा करो कि भाई इससे आप खुद में डिसिप्लिन में रहोगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।